फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ते हैं सेक्शन 6 to 52A ऑफ आईपीसी से। तो सेक्शन 1 में जो हमने पढ़ा था सेक्शन 1 to 5 था फर्स्ट चैप्टर में, और ये चैप्टर 2 है। सेक्शन 1 to 5 क्या डील करता था प्रीएम्बल में, और ये 6 to 52 क्या है, इसमें सारे जनरल एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं आईपीसी कोड से। तो हम स्टार्ट करते हैं, काफी लेंदी है इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 6 से। 6 क्या है, डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। इसका ये कहने का मतलब है कि कोई भी अगर हम कोड पढ़ रहे हैं आईपीसी का, इंडियन बैलेंस कोड का कोई भी सेक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमें जो एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो चैप्टर 4 में आपको डिफाइंड है, तो उसको मान के चलना है कि वो हर कोड में अप्लाई होगी। जैसे पहले एक्सेप्शन, जैसे मैं एक दो एग्जांपल दे देती हूँ एक्सेप्शन का। जैसे अगर ये बोला गया है कि कोई इनसेन माइंड या अनसाउंड माइंड का कोई पर्सन अगर क्राइम करता है तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्राइम नहीं कर सकता, अनविलिंगली या अनइंटेंशनली वो अगर उससे क्राइम हो जाता है तो वो ऑफेंस नहीं होता। सिमिलरली बोला गया है कि अगर बच्चा कोई 7 साल के अंडर में है, उससे कुछ ऑफेंस हो जाता है, क्राइम हो जाता है, तो वो उसको पनिशेबल नहीं है। तो ये कुछ मीन्स कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको हमें एक्सेप्शंस के साथ लेके चलना चाहिए। तो इसको एक बार रीडिंग कर लेते हैं। Every definition of an offense, every definition of an offense, every penal provision and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood with the subject to the exception contained in the chapter entitled General Exception। ये भी हम चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें जो भी एक्सेप्शन है, तो कोई भी प्रोविजन हो, कोई भी ऑफेंस हो, उसको हमें ये लेके चलना है एक्सेप्शन के साथ। हर जगह वो मेंशन नहीं होगा कि दिस इज exempted, this is exempted, तो उसको एक्सेप्शन के साथ लेके चलना है। जो भी हमें डेफिनेशंस पढ़नी है या जो भी प्रोविजंस पढ़ने हैं या जो भी इलस्ट्रेशन है, तो उसमें हमें एक्सेप्शन कंसीडर करके चलना है। जैसे एक इलस्ट्रेशन है, a section in this code which contains definition of offenses do not express that a child under 7 years of age cannot commit such crime, such offense। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी बच्चा है वो क्राइम नहीं कर सकता। क्राइम किसी से भी हो सकता है, अनइंटेंशनली हो सकता है किसी भी बच्चे से। सो इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सेप्शन में कि बच्चा जानबूझ के क्राइम कर रहा है या उससे गलती से क्राइम ही नहीं हो सकता। क्राइम किसी से भी हो सकता है, लेकिन वो एग्जेम्प्टेड है, उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो ये एक्सेप्शन है कि उसको पनिशेबल मतलब बाय आईपीसी के अंडर पनिशमेंट नहीं मिलेगी। सो ये आपका फर्स्ट सेक्शन 6 है। सेक्शन 7 है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन। तो इसका ये है कि कोई भी डेफिनेशन कोई भी कोड में एक्सप्लेन है, वो कंफर्म रहेगी, सेम ही रहेगी हर जगह। ऐसा नहीं कि उसकी हर जगह डेफिनेशन का सिग्निफिकेंस चेंज हो जाएगा। जो डेफिनेशन कहीं मेंशन कर दी गई है आईपीसी में, या जो डिफाइन कर दी, मर्डर क्या है, रेप क्या है, कोई ऑफेंस क्या है, क्राइम कब क्राइम है, काउंटरफीट क्या है, जो डेफिनेशन उसकी एक्सप्लेन कर दी वो हर जगह कंफर्म रहेगी। तो इसको पढ़ लेते हैं। एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कंफर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन। सेक्शन 8 जो है जेंडर को डिफाइन करता है। ही जो है इज यूज फॉर एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। ही सबके लिए यूज होता है, चाहे वो मेल हो और फीमेल हो। सेक्शन 9 जो है नंबर को डिनोट करता है। यहाँ पे सिंगुलर जो होता है वो प्लूरल को इंपोर्ट करता है, और प्लूरल जो होता है वो सिंगुलर को इंपोर्ट करता है, जब तक सामने वाला कॉन्टेस्ट जो है वो अपोजिट ना हो। ठीक है, जब तक सामने वाला, जैसे मैं डिफाइन कर रही हूँ कि मेरे पास एक ही चीज थी, तो इसका मतलब तब वो हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं। अदरवाइज क्या होगा, सिंगुलर जो होगा वो इंक्लूड कर लेगा प्लूरल को भी, और प्लूरल जो होगा इंक्लूड कर रहा है सिंगुलर को भी। सेक्शन 10 है मैन और वुमेन। मैन यहाँ पे कोई भी एज का पर्सन है, ह्यूमन बीइंग, उसको डिनोट कर रहा है, चाहे वो 6 साल का बच्चा हो, चाहे वो 8 इयर्स का हो। यहाँ पे एज इररिलेवेंट है, मैटर नहीं करती। वुमेन भी सेम है, फीमेल, किसी को फीमेल को भी इंक्लूड कर रही है, रेदर इट इज मेल और रेदर इट इज ऑफ एनी एज, चाहे वो बच्ची, छोटी बच्ची हो 6 महीने की, या कोई 60 साल की वुमेन। सो एनी woman male or child may be who is a female will be considered as a woman। person यहाँ पे क्या करता है, the word person includes any company or association or a body of person whether incorporated or not। यहाँ पे person सिर्फ वो individuals नहीं है, कोई भी हो सकता है, कोई कंपनी और कोई एसोसिएशन है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, हम सबको ही एज अ पर्सन इंक्लूड करेंगे। तो सेक्शन 11 जो है पर्सन को डिफाइन करता है। सेक्शन 12 पब्लिक। पब्लिक यहाँ पे कोई भी क्लास पब्लिक की हो सकती है। ऐसा नहीं कि हायर क्लास की बात हो रही है या लोअर क्लास, कोई भी क्लास को, कोई भी कास्ट को, कोई तो पब्लिक या कोई भी कम्युनिटी को पब्लिक बोला जाता है। सेक्शन 13 जो है रिपील्ड है, मतलब ओमिटेड है।
सेक्शन 14 है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट. The word servant of government denotes any officer or servant continued, appointed or employed in India by any authority of India. कोई भी एम्प्लॉय है स्टेट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट. इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत हाई रेपुटेशन पे है, IAS ऑफिसर है. दे आर ISO, PCSO, ऑल आर सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज दे आर अपॉइंटेड बाय द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट. सो सेक्शन 15 है, सेक्शन 16 है, ये ओमिटेड है. सेक्शन 17 गवर्नमेंट की मैं जब बोलती हूँ तो इसका ये मतलब है कि हम सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं. सेक्शन 18 है इंडिया के बारे में. इंडिया में सारे स्टेट, सारे टेरिटरीज जो इंडिया में इंक्लूडेड है, तो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के. सेक्शन 19 जो है जज है, जज को डिफाइन करता है. जज यहाँ पे वो पर्सन नहीं है जैसे मैजिस्ट्रेट हो गए या ADJ. यहाँ पे सारे पर्सन जिनको अथॉरिटी दी गई है वो डिसीजन दे सकते हैं, या जिनको जुरिस्डिक्शन मिला हुआ है या एम्पावर किया गया है हम कोई भी जजमेंट के लिए, उसको जज टर्म किया गया है. अगर हम किसी कलेक्टर या किसी पंचायत में हेड को भी अगर हम डिसीजन दे देते हैं कि वो कोई भी सूट ट्राई कर सकते हैं या कोई भी इम्प्रिजनमेंट या फाइन के लिए किसी पर्सन को चार्ज कर सकते हैं, तो वो भी एज अ जज डिनोट होंगे. तो इसको रीडिंग कर लेते हैं. द वर्ड जज डिनोट नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज. यहाँ पे सारे पर्सन नहीं आते जो सिर्फ जज है, बट ऑल्सो एवरी पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव एनी लीगल प्रोसीडिंग. कोई भी पर्सन है जिसको लॉ ने पावर दी हुई है कोई भी लीगल प्रोसीडिंग करने की, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, कोई भी डेफिनेटिव जजमेंट कर दे, तो उसको हम लोग उसके अगेंस्ट में चाहे अपील हो ना हो, बट वुड बी डेफिनेटिव, उसको डेफिनेटिव हो, फिक्स हो, और द जजमेंट विच इज कंफर्म बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव. और कुछ अथॉरिटी ने जो कंफर्म किया है वो भी डेफिनेटिव हो, जजमेंट डेफिनेटिव हो, तो जिसको भी पावर मिली हो जजमेंट करने का विल बी कॉल्ड एज अ जज. एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कलेक्टर का, मैजिस्ट्रेट का, पंचायत का. तो एवरी पर्सन हु इज हैविंग द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी और हु कैन पास द जजमेंट इज नोन एज अ जज. Section 20 is Court of Justice. The word Court of Justice denotes a judge who is empowered by law to act judicially alone, or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body. When such judge or body of judges is acting judicially. इसका मतलब ये है कि कोई भी ग्रुप है, पर्सन है, ग्रुप ऑफ जजेस है, कोई एक्ट या वो मतलब पास करते हैं या बनाते हैं कि कोई भी उनको राइट पावर दे दिया गया है कि बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन, अपना डिसीजन दे सके, तो उसको हम बोलेंगे कोर्ट ऑफ जस्टिस. जब 5-6 लोगों ने डिसाइड करके एक जजमेंट दे दिया तो वो बोलेंगे अपने इंडिविजुअली एक्ट कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे हम कोर्ट ऑफ जस्टिस. सेक्शन 20C है रीजन टू बिलीव. इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये एज अ एविडेंस यूज होता है. The person is said to be have reason to believe if a thing is sufficient to cause to believe that thing, but not otherwise. Reason to believe जैसे आपने एक मोबाइल ले लिया, its worth is around 35,000. आपने उससे वो मोबाइल किसी ने परचेज कर लिया है, कोई सेल कर रहा है उसको 2,000 में, है ना? तो और मतलब उसके पास कोई पेपर या डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके ओरिजिनल, तो इट मीन्स इट हैज द रीजन, द पर्सन हु इज बाइंग हैज अ रीजन कि इट इज आइदर मतलब या तो ये चोरी का मोबाइल है या उसको इसने कहीं से चुरा लिया है. तो ये पर्सन के पास रीजन टू बिलीव है, कहीं मेंशन नहीं है, वो बताता नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि वो 35,000 की कोई चीज 1,000-2,000 रुपए में कैसे दे रहा है. तो ये रीजन टू बिलीव है, हमें ये समझ आना चाहिए. तो ये बताया गया है कि अगर ऐसी कोई चीजें होती हैं तो वो पर्सन जो उसको बाय करता है उसके पास वो रीजन टू बिलीव है, समझने का है, मतलब सोच है कि वो बिलीव कर ले कि ये चीज सही नहीं है. अगर वो परचेज करता है वो भी इलीगल है. सेक्शन 27 ऑफ द IPC, प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट. अगर कोई प्रॉपर्टी किसी की पोजेशन में भी है, वाइफ के, क्लर्क के या सर्वेंट के, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पर्सन की प्रॉपर्टी नहीं है, वो तब भी उस पर्सन की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, वेदर इट इज इन द पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट. ये है 27 सेक्शन. 28 है कॉन्टरफीट. कॉन्टरफीट मीन्स उसका क्लोन बना लेना या ऐसा कोई चीज बनाना जो रिजेंबल करता हो सेम थिंग के, मतलब जैसे नकली नोट बन जाते हैं, तो एक तरह से काउंटरफीट है. और ऑब्जेक्टिव क्या है काउंटरफीट का? किसी को डिसीव करना, किसी को धोखा देना, या ये प्रैक्टिस की जाती है रिजेम्बलेंस की, ताकि कोई को हम
डिसीव कर ले, मतलब जैसे कुछ लोग फ्रॉड नोट्स बनाते हैं, गलत नोट बना देते हैं, सेम लगते हैं लेकिन होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव उनका क्या होता है कि मार्केट में ऐसे नोट फ्लोट कर देते हैं ताकि लोग उससे डिसीव हो जाते हैं और फाइनली उनको मतलब चीटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। तो काउंटरफीट सिंपल मतलब है सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग कि कोई भी रिजेंबल जो करती हो चीज, और जरूरी नहीं एकदम ओरिजिनली, समटाइम्स काउंटरफीट ये होता है कि थोड़ा सा रिजेंबल भी होता है, तो वो भी काउंटरफीट। जैसे कभी क्या होता है, आपने सुना होगा कि कार्ड क्लोन बना लिए, तो ये सब काउंटरफीट है। कुछ कंपनीज होते हैं फ्रॉड कार्ड, आप मतलब किसी का आपने देखा होगा एटीएम से पैसे निकल जाते हैं फ्रॉडली, तो ये भी काउंटरफीट किया गया है। तो किसी को भी ये सब जो काम करते हैं ये सब काउंटरफीट में आ जाते हैं। सेक्शन 29 जो है डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का ये मतलब है कि कोई भी मैटर, ऐसा नहीं है पेपर को हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, चेक भी डॉक्यूमेंट है, पावर ऑफ अटर्नी भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी मैप है, प्लान है जो एविडेंस की तरह यूज होता है, कोई भी चीज जो डॉक्यूमेंट्स की तरह यूज होती है, एविडेंस की तरह यूज होती है, कंप्यूटर का कोई रिसोर्स है, तो उसको भी हम एज अ डॉक्यूमेंट बोलेंगे। डॉक्यूमेंट डजंट हियर मीन एज अ सिंपल पेपर। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डज नॉट मीन, सॉरी, the word document doesn't any matter express or describe upon any substance by means of letters, figures or marks। कोई भी चीज फिगर्स में हो, लेटर्स में हो, मार्क्स में हो, और more than one of the means intended to be used which may be used as an evidence of matter, और उसको हम लोग यूज कर सकते हैं एविडेंस के तौर पे, तो उसको हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट। सेक्शन 30 valuable security। valuable security denote a document which is for the proposed to be a document whether any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, or hereby any person acknowledges that he lies under legal liability or he has not a certain legal right। इसका मतलब valuable security क्या होती है, कोई भी important रिलेटेड, जैसे हमारे पास गाड़ी है ना, उसकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होगी, उसके अगेंस्ट में उसकी आरसी। मैंने किसी को गाड़ी दे दी, उसकी आरसी नहीं दी, तो इसका मतलब कि ओनरशिप, टाइटल और लीगल लायबिलिटी अभी किसके पास है, हमारे पास है। ये सब रिस्ट्रिक्टेड है, अभी मैंने ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन जब मैंने किसी को आरसी भी दे दी और गाड़ी की ट्रांसफर कर दी, तो सारे लीगल लायबिलिटी, लीगल राइट्स हमने सब कुछ ट्रांसफर कर दिए। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी सिर्फ गाड़ी देने से नहीं चलता, तो उसके आरसी, उसके डॉक्यूमेंट सारे जो होंगे विल बी द पार्ट ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। विल क्या होता है, एक टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट है, वसीयत का डॉक्यूमेंट है। विल तो आपको सबको मालूम होगा, विल सुना होगा, वसीयत। सेक्शन 32 वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन। अब कोई भी जब मैं बोलती हूँ एक्ट मीन्स क्या होता है, कोई हम काम करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्ट, और उसमें जब हम एक्ट बोलते हैं तो इसका मतलब है, एक्ट मतलब हमने जानबूझ के या कुछ इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कोई गलत काम किया, ठीक है। और जो इलीगल है, इलीगल उसमें ओमिशन इंक्लूड है, ठीक है। तो जब भी हम एक्ट बोलेंगे इसका मतलब है उसमें इलीगल ओमिशन इंक्लूड है, हमने जानबूझ के वो चीजें की हैं जो नहीं करनी चाहिए थी, ओमिट कर दी मीन्स नहीं की। अब एक्ट क्या है, ओमिशन क्या है, जब हम बहुत सारे काम एक साथ, जरूरी नहीं एक्ट मतलब एक ही काम है, ठीक है। जैसे अब क्या होता है, किसी का क्या चोरी होती है ना, किसी ने चोरी की तो हो सकता है हाथापाई भी हो, उसको चोट भी लग जाए। तो एक्ट में क्या होता है, एक एक्ट मतलब एक सिंगल एक्ट नहीं, उसमें बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्ट हो सकते हैं। ओमिशन मतलब क्या होता है, एक सिंगल ओमिशन नहीं है। जैसे मतलब कोई चीज अगर हम लॉ अवॉइड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम एक ही चीज अवॉइड कर रहे हैं, ओमिट कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे सीरीज ऑफ ओमिशंस भी हो सकते हैं। तो एक्ट और ओमिशंस मतलब क्या होता है, सीरीज ऑफ एक्ट भी हो सकते हैं और सीरीज ऑफ ओमिशंस भी हो सकते हैं। सेक्शन 34 एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। अगर कोई काम, क्रिमिनल काम बहुत सारे लोगों के द्वारा हुआ है और सबका इंटेंशन सेम है, तो हर एक पर्सन जो भी वो एक्ट कर रहा है सब लायबल है, उसी तरह जैसे सबने अलग अलग किया है, ठीक है। कुछ 5-6 लोगों ने मिलकर डकैती की है ना, तो सभी को उतना ही पनिशमेंट मिलेगा इंडिविजुअली, चाहे किसी ने कम चुराया, किसी ने ज्यादा चोट पहुंचाई, किसी ने कम मारा या किसी ने 2 लोगों को ज्यादा मारा, सबको सेम पनिशमेंट मिलेगी जैसे वो इंडिविजुअली मिलेगी। सबको अगर सजा मिलेगी तो 10 साल की मिलेगी, चाहे वो अकेले किया हो या सबने साथ में मिलकर किया हो। सेक्शन 35 when such act is
criminal by reason of being done with the criminal knowledge or intention. अगर कोई एक्ट जो which is criminal only by reason of it is being done with the criminal knowledge or intention. अगर कोई एक्ट जो उनको अच्छे से पता है कि क्रिमिनल है, उनको नॉलेज भी है उसके बारे में, अच्छे से पता है, उनका इंटेंशन भी है, मतलब वो चाह के जानबूझ के कर रहे हैं. ईच ऑफ पर्सन हु ज्वाइन इन द एक्ट विद सच नॉलेज और इंटेंशन, जो भी उसको करते हैं, हर एक जो भी करता है, इज लाइबल फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर इफ इट इज एक्ट डन बाय अनोन. ये सेम है 34, 35. इसमें नॉलेज और इंटेंशन की बात की गई है कि अगर नॉलेज और इंटेंशन उनको पता है कि सेम, हमारे को सब पता है कि इसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, इसकी क्या पनिशमेंट है, या उनको पता है कि इससे मर सकता है कोई बंदा, तो अगर नॉलेज और इंटेंशन भी सेम है तो हर एक बंदा जो है उतना ही लायबल है उसी सेम मैनर से जैसे उसने इंडिविजुअली किया है. सेक्शन 36, अफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट एंड अफेक्ट्स कॉज पार्टली बाय ओमिशन. अब कुछ एक्ट से क्या होता है अफेक्ट करेंगे और कुछ ओमिशन से अफेक्ट क्या करेंगे. जैसे अब क्या है, मैंने कोई एक्ट किया, ठीक है, जैसे एक्ट किया था, मुझे जेड को मारना था, ठीक है. अब उसमें क्या है कि मैंने उसमें एक्ट में क्या किया, उसको जेड को फूड नहीं दिया, तो ओमिट क्या किया, खाना नहीं दिया. अब उसमें क्या हो सकता है, और एक क्या था, एक्ट क्या था, हमने उसको मारा बी को, है ना, तो अब हो सकता है उसकी डेथ हो गई मरने से, है ना, तो खाना ना खाने से. तो कुछ अफेक्ट हो सकता है, कुछ पार्टली बाय एक्ट भी हो सकते हैं, कुछ पार्टली बाय ओमिशन. इसको एग्जांपल से समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा. ए इंटेंशनली कॉजेज जेड डेथ, ए ने जानबूझ के जेड को डेथ कॉज की. और पार्टली बाय ओमिटिंग टू गिव हिम फूड, कुछ उसने क्या किया, ओमिशन क्या किया, खाना ही नहीं दिया कुछ टाइम. एंड पार्टली बाय बीटिंग जेड, अब कुछ मारा भी. अब हो सकता है वो इंटरनली इतना न खाना मिलने के कारण कमजोर हो गया कि वो मर गया. तो ये क्या है कि पार्टली क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई, कुछ ओमिशन के कारण, कुछ एक्ट के कारण. सेक्शन 37, कॉपरेशन ऑफ बाय डूइंग वन ऑफ द सेवरल एक्ट कंस्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस. इसमें क्या है कि जब when an offense is committed by means of several act, और बहुत सारे एक्ट होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of the act either singly or jointly with any other person commit that offense. जब कोई भी पर्सन, बहुत सारे एक्ट होते हैं किसी क्राइम को करने में, जैसे 5-6 अब एक्ट होते हैं, कोई जैसे मर्डर करता है, कोई हाथ पकड़ता है, कोई उसको घसीटता है, किसी के चक्कर में भी किसी की डेथ हो गई, किसी ने छुरी को की, किसी ने चाकू से इसको स्ट्रैंगल कर दिया. तो ये अगर बहुत सारे एक्ट होते हैं किसी ऑफेंस को करने में, चाहे वो बंदा अकेले करे चाहे वो दूसरे के साथ नहीं करे, एवरीबडी इज अ पार्ट ऑफ द ऑफेंस. जैसे A और B agreed to murder Z by several and at different times, giving him small doses of poison. A and B administer the poison according to the agreement which intend to murder Z. ठीक है, तो उन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, उस हिसाब से उन लोग Z को पॉइजन दे दें. Z dies from the effect of several doses of poison. Z के फाइनली डेथ हो गई. फिर A and B intentionally cooperate in the commission of murder so as to each has done an act which the death is caused. They are both guilty of an offense, so their act is separate. उन्होंने अलग अलग पॉइजन दिया है, अलग अलग टाइम पे दिया है, हो सकता है किसी ने ज्यादा दिया किसी ने कम, लेकिन फाइनली जेड की डेथ हो गई. तो दोनों ने एक्ट तो सेपरेट किया है, बट दो इट इज एन ऑफेंस बिकॉज दोनों ने पॉइजन दिया था, तो बोथ आर लायबल फॉर द, बोथ आर गिल्टी फॉर द ऑफेंस. सेक्शन 38, पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस. अब where several persons are engaged or concerned with the commission of criminal act, they may be guilty of different offences by means of. अब जब ये देखिए इसका एग्जांपल देखिए, इसमें क्या होता है, अगर अलग अलग पर्सन अलग अलग एक्ट करते हैं तो जिस इसमें क्या होता है, कुछ लोग जो इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं, हो सकता है उनका क्राइम कम हो, तो उसको अलग पनिशमेंट मिलेगी, दूसरे को अलग पनिशमेंट मिलेगी. जैसे इसका एग्जांपल से समझ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा. A attacked Z under such circumstances of grave provocation that killing of Z would be only culpable homicide not amounting to murder. ठीक है, तो A ने Z को अटैक किया, सिर्फ ऐसे अटैक किया था कि मतलब उसको प्रोवोक करना था, लेकिन उसका ये नहीं था कि मतलब culpable homicide मीन्स उसकी गैर इरादतन में उसको मारना नहीं चाहता था. B have ill will towards Z, B को मतलब Z की तरफ अच्छा मतलब
अच्छी बर्ताव नहीं था, मतलब इंटेंशन अच्छी नहीं थी। एंड इंटेंटेड टू किल हिम, और बी जो था उसको मारना चाहता था। नॉट हैविंग बीन सब्जेक्ट टू द प्रोवोकेशन, असिस्ट ए इन किलिंग, उसकी मदद करता है, ए की मदद करता है जेड को मारने में। हियर ए एंड बी बोथ आर एंगेज इन कॉजिंग डेथ, यहाँ पे ए और बी के कारण दोनों की जेड है। बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर, बी को मर्डर का गिल्टी माना जाएगा, ए इज गिल्टी ओनली ऑफ कल्पेबल होमोसाइड। तो यहाँ पे ए का कोई इंटेंशन नहीं था बी को मारने का, उसका सिर्फ वो था कि उसको प्रोवोक करने का, ठीक है। तो ये हो गया, जब मतलब दोनों का इंटेंशन डिफरेंट हो तो ये तब कोई क्रिमिनल एक्ट जब कमिट होता है तो डिफरेंट ऑफेंसेस के अंदर डिफरेंट लोगों को डिफरेंट पनिशमेंट मिलती है। 39 वॉलंटरली मीन्स स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। तो a person is said to cause an effect voluntarily when it causes it means by he is intended to cause it, or by means the time of employing those means he knew that has a reason to believe it or to be likely causes। मैंने जैसे आपको समझाया, रीजन टू बिलीव हो या वो जानता हो ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये सब जो है, अगर कोई चीज हो जाती है उसके कारण, तो वो भी वॉलेंट्री में आ जाएगी, स्वेच्छा से मतलब कोई चीज करना। अब ए ने किसी के, जैसे किसी ने किसी के घर में आग लगा दी, अब वहां पे लोग सो रहे थे रॉबरी के लिए, अचानक क्या हो गया, आग लगने से किसी की डेथ भी हो गई। तो ये एक्ट तो था, वॉलेंट्री था, जानबूझ के था, लेकिन उसका इंटेंशन था या वो सोच सकता था, रीजन टू बिलीव था कि वो वहां पे लोग सो रहे हैं, उनको चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है या डेथ भी हो सकती है। तो ये है वॉलेंट्री एक्ट। सेक्शन 40 जो है ऑफेंस, except in the chapter section mentioned in clause 2 and 3 the word offense means anything make punishable in the code। जो भी कोड में आईपीसी में पनिशमेबल है वो है ऑफेंसेस। ये हमने कुछ सेक्शंस दिए हैं जो स्पेशल लॉ में है, उसको देख सकते हैं। स्पेशल लॉ क्या है? इज अ लॉ एप्लीकेबल टू अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। कुछ स्पेशल लॉ है, फैमिली लॉ है, जैसे आर्मी लॉ है, ये सब क्या है, कुछ पार्टिकुलर सब्जेक्ट को डील करते हैं, वो सब स्पेशल लॉ में आ जाते हैं। लोकल लॉ इज अ लॉ एप्लीकेबल ओनली टू अ पार्टिकुलर, जहाँ पे लोकलिटी में कुछ कुछ गांव वगैरह में पार्टिकुलर लॉ फॉलो होते हैं, वहां उनको बोलते हैं हम लोग लोकल लॉ। इलीगल, लीगली बाउंड टू डू, द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच is an offense or which is prohibited by law or which furnishes for a civil action, and a person is said to be legally bound to do whatever it is illegal in him to omit। तो इलीगल है और लीगली बाउंड टू डू मीन्स कोई भी चीज जो भी ऑफेंस है, जो भी लॉ द्वारा प्रोहिबिट है, अगर वो फर्निश किया जाता है कोई काम, जैसे कोई भी काम मना है तो वो मीन्स प्रोहिबिट है लॉ द्वारा, तब भी उसको किया जाता है, तो हम उसके लिए पनिशमेंट के लिए लीगली बाउंड है। अगर वो हम काम करते हैं तो वो हमारा इलीगल एक्ट माना जाएगा। जो भी काम इलीगल बोला गया है, अगर वो एज अ ऑफेंसिव ट्रीट होगा जो लॉ ने मना किया है काम करने को। इंजरी क्या होती है? कोई भी हार्म, ठीक है, इलीगली किसी को हुआ है, ऐसा नहीं कि हाँ मुझे चोट ही लग गई, वो चाहे रेपुटेशन में हो जाए, प्रॉपर्टी को हो जाए, या किसी के माइंड को डिस्टर्ब हो जाए, तो वो हो जाएगी आपकी इंजरी। सेक्शन 45 जो है लाइफ, यहाँ पे सिर्फ बोला गया डिनोट्स द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, दैट इट इज ऑफ एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स लाइफ यहाँ पे डिनोट होता है, जब तक सामने वाला अपोजिट में ना हो, ठीक है। अगर मैं किसी बोल देती हूँ कि लाइफ प्लांट्स के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ही अलग हो जाएगा, तो हम उसकी उन चीजों की बात कर रहे हैं। डेथ डिनोट्स द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, सेम डेथ की बात करते हैं। 45 में लाइफ, 46 में डेथ। 47 में एनिमल की बात होती है, तो यहाँ पे सारे लिविंग क्रिएचर जो भी ह्यूमन बींग्स के अब बेस्ट हो। तो 45 में लाइफ की बात हो रही है ह्यूमन बीइंग की, 46 में डेथ की बात हो रही है, और 47 में एनिमल की बात। वेसल्स यहाँ पे डिनोट्स एनीथिंग मेड फॉर कन्वेंस बाय वाटर और ह्यूमन बीइंग और प्रॉपर्टी। कोई भी पानी से रिलेटेड कोई भी बॉटल्स हैं, कोई भी जो कैरी करते हैं शिप्स वगैरह में, उनको हम वेसल्स बोलते हैं। 49 सेक्शन क्या है? ईयर और मंथ। तब wherever the word year or the word month is used, it is understood that the year or the month is to be reckoned according to the British calendar। ये है ईयर और मंथ हमेशा ब्रिटिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है। सेक्शन 50 जो है सेक्शन को डिफाइन करता है, denotes one or portion of this chapter of this code which are distinguished by prefix numerical figure। तो हमने ये देख लिया सेक्शन, जैसे ये सब सेक्शन क्या डिनोट करना है?
न्यूमेरिकल फिगर्स डिनोट करते हैं। ओथ क्या होती है, आपको पता ही होगा, ओथ शपथ लेना। द वर्ड ओथ इंक्लूड्स अ सोलेमन अफर्मेशन सब्स्टिट्यूटेड द लॉ फॉर एन ओथ। ठीक है, एक कंफर्म अफर्म करते हैं कि हम शपथ ले रहे हैं, एंड द डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड बाय authorized by law to be made before the public servant or to be used as a purpose of food। तो एक शपथ ली जाती है कि जो भी हम कर रहे हैं वो अफर्म कर रहे हैं, कन्फर्म कर रहे हैं कि वो हम गलत नहीं कर रहे हैं। सेक्शन 52 है गुड फेथ। नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव विद ड्यू केयर और इंटेंशन। अगर कोई भी चीज अच्छे इंटेंशन या अच्छे केयर से, मतलब अगर नहीं की गई, तो इट इज सेड टू बी अंडर गुड फेथ। नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव विद ड्यू केयर और इंटेंशन। इसका ये मतलब है कि अगर हमने कोई चीज ध्यान से या अच्छे इंटेंशन से नहीं की है, तो इट इज नॉट टू बी डन अंडर गुड फेथ। हार्बर क्या मतलब है, हार्बर मीन्स 52 में फर्स्ट गुड फेथ आता है, 52A में हार्बर। तो हार्बर में सिर्फ सेक्शन 157 और 130 में हार्बर जो है डिफरेंट है, बाकी सब में हार्बर मतलब होता है सिंपल सा शेल्टर देना। आप किसी को सप्लाई करते हो, फूड आइटम्स, स्ट्रिंग्स, क्लोथ्स, आर्म्स, कुछ भी सप्लाई करते हो, ये सब आपका हार्बर में आ जाता है। अगर आपको प्लीज वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियोस देखने के लिए। और एक बार हम सबको समराइज कर लेना है। सेक्शन 6 क्या है, डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड विद द एक्सेप्शन। सेक्शन 7 सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वन एक्सप्लेन। थोड़ा सा वैसे ब्रीफ करूंगी तो लंबा हो जाएगा, इसको मैं ऐसे ही रीडिंग कर लेती हूँ, आप देखना हो तो आप रिवाइज करके देख सकते हैं। सेक्शन 8 जेंडर, सेक्शन 9 नंबर, सेक्शन 10 मैन वूमेन, सेक्शन 11 पर्सन, सेक्शन 12 पब्लिक, 13 ओमिटेड है, सेक्शन 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, सेक्शन 15-16 ओमिटेड है, सेक्शन 17 गवर्नमेंट, 18 इंडिया, 19 जजेस, 20 कोर्ट ऑफ जस्टिस, 21 पब्लिक सर्वेंट, 22 मूवेबल प्रॉपर्टीज, और ये सब आपका पूरा मेंशन है, तो आप इसको पुराना रिवाइज कर सकते हैं। ये सब हमने अभी लिया नहीं है, सेक्शन हमने अभी ये सब छोड़ दिए। 21 मूवेबल प्रॉपर्टीज, 23 रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली, सेक्शन 24 डिसऑनेस्टली, सेक्शन 25 फ्रॉडलेंटली, सेक्शन 26 रीजन टू बिलीव, सेक्शन 27 property in possession of white clerk or servant, section 28 counterfeit, section 29 document, 30 valuable security, 31 will, 32 words referring to act include legal omission, section 33 act and omission, section 34 act done by several person in furtherance of common intention, section 35 when such act is done criminally by reason of being done with the criminal intention, section 36 effect caused partly by act or partly by omission, 37 cooperation by done one of several acts constituting an offence, section 38 person concerned in criminal act may be guilty of different offences। थैंक यू। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूंगी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।